वो रात जो वापस नहीं आई। टनल नंबर 17 की ठंडी हवा में घुली एक अधूरी मौत की कहानी। एक ऐसा साया जो जिसे एक बार देख ले वो दूसरी बार उसे खुद ढूंढने आ जाता है। आरव और नैना की बाइक राइड सिर्फ एक रोमांटिक ट्रिप होनी थी, लेकिन टनल के अंदर जिसने उन्हें छुआ वो इंसान नहीं थी। मोहन की पुरानी चेतावनी, ड्राइवर की बरसों पहले की त्रासदी और जंगल का लाल आंखों वाला साया सब किसी एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे। जिसने उसे एक बार देखा वो कभी अकेला नहीं रहता। इस वीडियो में सुनिए टनल नंबर 17 में हुई अधूरी मौत और उसके वापस लौटने की सबसे डरावनी कहानी। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो पूरा देखें। वो रात जो वापस नहीं आई। रात पूरी सड़क को निगल चुकी थी। पहाड़ों की ठंडी हवा में एक ऐसी खामोशी घुली थी जैसे कोई अदृश्य हाथ मुर्दा चादर फैलाकर पूरे इलाके को ढंक चुका हो। दूर तक कहीं कोई हलचल नहीं, बस टायरों के बीच से निकलती हल्की सी सड़क की सीटी और उसके ऊपर पहाड़ों की गूंजती हुई सांसें। आरव अपनी बाइक धीमी करता हुआ टनल रोड नंबर 17 के पास रुका। उसके पीछे नैना बैठी थी, बाहों का हल्का सा दबाव, डर और प्यार का अजीब सा मिश्रण। आरव, हम वापस चलें? नैना की आवाज कांप रही थी। टनल के मुहाने से निकलने वाली ठंडी हवा ने उसके माथे पर चिपके बालों को उड़ा दिया। आरव हंस पड़ा। डर किस बात का, बस 2 मिनट की बात है। टनल से निकलो, फिर वही चाय वाली दुकान। लेकिन हंसी केवल आवाज थी। दिल के अंदर डर चुपचाप बढ़ रहा था, क्योंकि इस टनल के बारे में शहर में कहानियां बहुत थीं। कहते हैं रात के बाद यहां किसी और की सांसें सुनाई देती हैं। कई ड्राइवरों ने दावा किया था कि किसी ने पीछे सीट पर बैठकर कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। और मोहन, जो रात में टनल की लाइटें चेक करता था, उसने कहा था टनल जिंदा है बेटा, जो डर कर घुसता है वो बाहर आता नहीं। आरव ये सब जानता था, पर नैना को मजबूत दिखाने के लिए बहादुरी का नकाब पहने था। नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रही है। आरव ने बाइक स्टार्ट की। हेडलाइट ने टनल के भीतर अंधेरे को काटने की कोशिश की, लेकिन रोशनी आधी ही आगे बढ़ पाती, जैसे आगे किसी घने काले पर्दे ने रास्ता रोक रखा हो। वो अंदर घुस गए। टनल के भीतर का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया। सांसें भाप बनकर निकलने लगी। अंधेरे में गूंजती बाइक की आवाज कान फाड़ रही थी। नैना की उंगलियां कस गईं। आरव, कोई हमें देख रहा है। आरव ने हंसकर कहा, तू भी ना, इतने डरते क्यों है? पर तभी हेडलाइट एकदम झपकी, फिर बुझने जैसी लगने लगी। क्या हुआ ऐसे? आरव घबराया, और फिर टनल की दीवार पर किसी ने नाखून से खुरचने जैसा एक लंबा भयानक आवाज दिया। नैना चीखी, आरव, बाइक रोको, प्लीज रोक दो। आरव ने टनल के बीचों बीच बाइक रोक दी। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही हथेली दिखाई नहीं दे रही थी, और फिर टनल की छत से पानी नहीं, खून की बूंदें आरव की जैकेट पर टपकी। उसका दिल रुक गया। उसने ऊपर मोबाइल की फ्लैशलाइट करके देखा, लेकिन छत पर पानी था। खून कहां से आया? दोनों को समझ नहीं आया। नैना सिसकने लगी, ये जगह ठीक नहीं, चलो यहां से। और तभी आरव को पीछे स्पष्ट महसूस हुआ कि कोई तीसरा व्यक्ति बाइक पर बैठा है, इतना भारी कि बाइक का बैलेंस थोड़ा झुका। आरव का गला सूख गया। नैना, तू पीछे ही है ना? नैना ने कांपते हुए कहा, मैं तो तेरे पीछे ही हूं। कौन है ये? इसके बाद हवा में बहने वाली ठंड अचानक शांत हो गई, जैसे टनल ने अपनी सांस रोक ली हो। आरव धीरे धीरे मुड़ा। पीछे बाइक की सीट पर एक सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी थी, चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल गीले और उसकी उंगलियां सीट में धसी हुई थीं। नैना चीखी और आरव ने बिना सोचे बाइक स्टार्ट करके तेज निकालने की कोशिश की। बाइक आगे बढ़ी, लेकिन वो औरत पीछे से गिरती नहीं थी, बल्कि उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, जैसे उसकी मौजूदगी हवा को भी रोक देती हो। टनल का आखिरी 200 मीटर बचा था। जान खींचने जैसा डर उनके सीने में बैठ चुका था, और फिर वो औरत अचानक गायब हुई। आरव टनल से बाहर निकलते ही बाइक रोककर नीचे कूद गया। नैना जमीन पर बैठ के रोने लगी। तुम ठीक हो नैना? कुछ हुआ क्या? आरव घबराया। नैना ने घबराकर उसकी ओर देखा और उसकी चीख हवा में फट गई। आरव, तेरी पीठ पर नाखून, पूरा खून। आरव ने हाथ फेर कर देखा। उसकी टी शर्ट पीछे 3 जगह गहरी नुकीली खरोचों से फटी थी और खून बह रहा था। ये हुआ कैसे? आरव की सांस अटक गई। तभी दूर से एक टॉर्च की रोशनी आई। मोहन भागता हुआ आया।
तुम दोनों पागल हो क्या? रात में उस टनल में कौन घुसता है? वो चीखा। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, मोहन, अंदर कौन था? हमने कुछ देखा। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आरव की पीठ देखकर कहा, उसने तुम्हें छू लिया। तुम्हारी मौत अब शुरू हो गई है। अब टनल तुम्हें नहीं छोड़ेगी बेटे। आरव और नैना दोनों स्तब्ध रह गए। मोहन ने धीमी आवाज में जोड़ दिया, जिसके नाखून तुम्हारी पीठ पर हैं, वो कोई इंसान नहीं, वो किसी अधूरी मौत की कहानी है, और अब तुम दोनों उसकी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। आरव और नैना समझ भी नहीं पाए कि उनकी जिंदगी अब टनल के उस एक पल से हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मोहन की टॉर्च की रोशनी आरव की पीठ पर पड़ रही थी। नाखूनों के 3 गहरे निशान, जैसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी नाराज औरत ने अपनी पूरी ताकत से वार किया हो। नैना कांपते हाथों से बोली, मोहन, ये सब मजाक तो नहीं? ये कौन है और वो टनल में क्यों? मोहन ने टॉर्च नीचे कर ली। उसका चेहरा अचानक से बूढ़ा और थका हुआ लगने लगा। मजाक नहीं है बेटी। अगर मजाक होता तो आज भी मैं रात में उस टनल की झाड़ू लेकर जाता। मैंने इस नौकरी में ऐसे ऐसे साए देखे हैं कि नींद भी डर कर भाग जाती है। आरव ने सांस रोकी। तो ये जिसने मुझे छुआ, ये कौन है? मोहन ने उत्तर देने से पहले चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। चलो यहां से सड़क पर बात करेंगे। उसने इशारा किया। रात धुंध से भरी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ एक पीली स्ट्रीट लाइट जो हवा लगते ही कांप जाती थी। वे सभी सड़क किनारे रुककर खड़े हुए। मोहन बोला, सालों पहले इस टनल में एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था रश्मि। नैना ने धीमे से कहा, रश्मि? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, कॉलेज की लड़की थी। अपने बॉयफ्रेंड को खोजते खोजते एक रात अकेली टनल में घुस गई। उसे लगा उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर कहीं और है। नैना सुनते हुए हल्की कांपी। कहानी बहुत जानी पहचानी सी लगने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि एक लड़की, एक डर, एक प्यार, सब कुछ उनसे जुड़ रहा था। मोहन आगे बोला, उसी रात उस लड़के ने उसे धक्का दिया। कहता है कि लड़ाई में गलती से हुआ, लेकिन गवाहों का कहना था उसने जानबूझकर किया। आरव के गले में अटकन सी हुई। फिर मोहन की आवाज धीमी पड़ गई। लड़की मर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। किसी ने नहीं बताया कहाँ गया। बस हादसे के बाद से टनल में अजीब आवाजें, औरत की चीखें और गाड़ी वालों को सीट पर किसी का एहसास। कहते हैं वो रश्मि ही है। नैना ने डर से अपनी 2 उंगलियां ओंठ पर रखीं। उसका शरीर मिला क्यों नहीं? मोहन ने एक अजीब नजरों से आरव को देखा। क्योंकि जिसे वो छू लेती है वो उसका हिस्सा बन जाता है, और आज उसने तुम्हें छुआ है। आरव ने समझने की कोशिश की। मतलब मेरे साथ क्या होगा? मोहन पास आकर बोला, आज से हर रात उसका साया तुम्हारे पीछे रहेगा। पहले पीठ पर खरोच, फिर सांसों में उसकी गंध, फिर नींद में उसकी परछाई, फिर तुम्हारी आवाज पतली होने लगेगी। नैना घबराकर बोली, क्या मतलब? उसकी आवाज? मोहन ने जवाब दिया, उसकी आवाज तुम्हारी आवाज में घुलने लगेगी, जैसे तुम बोलोगे और किसी औरत की आवाज साथ आएगी। और सबसे खतरनाक बात, आरव की रगें जम गई। क्या? मोहन ने सड़क के अंधेरे को घूरते हुए कहा, वो तुम में एक चीज ढूंढ रही है, एक बात, एक सच, एक कर्ज जो अधूरा है। नैना ने झट से पूछा, कौन सा? मोहन ने गहरी सांस ली। वो खुद बताएगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जिसे वो छूती है वो उसके बदले की कहानी का हिस्सा बन जाता है। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई, जैसे किसी ने आसपास बर्फ फैला दी हो। एक पल के लिए सब शांत था। फिर अचानक टनल के अंदर से एक लड़की की चीख गूंजी। नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया। ये तो उसी की आवाज है। मोहन एकदम सतर्क हो गया। भागो यहां से, अभी अभी। तीनों तेजी से सड़क की ओर भागे, लेकिन तभी आरव का पैर जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वो गिरते गिरते बचा। नैना ने उसे खींचा, जल्दी चलो। पर नीचे देखकर आरव का दिल दहल गया। उसके जूते से किसी औरत के बाल उलझे हुए थे, लंबे, गीले, काले, और वो अपने आप सरकते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। आरव ने घबराकर जूता फाड़ कर निकाल दिया। तीनों तेजी से सड़क पार करके दूर पहुंचे। नैना सांसें संभालती हुई बोली, आरव, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? मोहन ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब उससे बंध चुकी है, और वो सिर्फ साया नहीं है, वो तुम्हें अपने पास बुलाएगी। कभी सड़क पर, कभी सपने में, कभी शीशे में। आरव की आवाज़ कांपी। मैंने ऐसा क्या किया जब वो मेरे पीछे है? मोहन ने भारी आवाज़ में कहा, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुमने उसका कर्ज लिया है। आरव चौंक पड़ा। कर्ज? कौन सा? मोहन के होंठ धीरे धीरे खुले। तुम उसकी आखिरी सांस के गवाह हो। उसने मरते वक्त जिसे पुकारा था वो तुम ही थे।
आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना की आंखों में डर और बेचैनी का सागर था। मोहन ने दूर टनल की ओर इशारा किया, और अब वो लौट रही है बेटा तुम्हारे लिए। दूर टनल के अंधेरे में एक औरत की छाया खड़ी थी, सफेद, स्थिर, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। रात और गहरी हो गई, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। रश्मि की घड़ी ने रात के 2 बजा दिए थे। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, पर इस ठंड में भी एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी के जिंदा होने की, किसी के पास खड़े होने की। पर रास्ते पर तो कोई था ही नहीं। मैंने टॉर्च दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अंधेरा घना था, इतना कि अपने हाथ तक साफ ना दिखे, बस दूर कहीं से टूटती पत्तियों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पीछे कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, पर कदमों की आवाज रुक गई। ये सबसे डरावनी चीज थी, जो चीज दिखाई न दे पर तुम्हें देखकर रुक भी जाए। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। रास्ता अब गीला लग रहा था, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो, लेकिन यहां तो बारिश हुई ही नहीं थी। मेरे जूते मिट्टी में धंस रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो दिल एक पल के लिए रुक गया। वो मिट्टी नहीं थी, वो किसी के पैरों के निशान थे, ताज़ा, गहरे और इंसानी नहीं। 4 उंगलियां लंबी, चाकू जैसी नुकीली, और सबसे बड़ी बात, वो निशान मेरे आगे आ रहे थे, यानी कोई अभी अभी यहां चला था। मैं सांस रोककर खड़ा रह गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अगर कोई मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता तो सिर्फ मेरे दिल की आवाज से ही मुझे पकड़ लेता। अचानक पेड़ों के पीछे से कोई हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर दूसरी तरफ से वही आवाज। मैं घबरा गया, शरीर सुन्न होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के पेड़ भी मेरी तरफ झुककर देख रहे हों। तभी किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में। अरे, जैसे कोई बोलना चाहता हो पर गला कटा हुआ हो। मैं एकदम जड़ हो गया। ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई दोस्त या गांव वाला भी नहीं था। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने मरते वक्त आखिरी बार कुछ बोलने की कोशिश की हो। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? कुछ सेकंड शांति, फिर अचानक, पीछे मत देख। यह आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास थी। मेरे पूरे शरीर से जैसे खून खिंच गया हो। सांस बंद हो गई। पीछे कौन था ये, जो मेरे कान के बिल्कुल पास बोल सकता था और मुझे पता भी ना चले? मेरे पैर जम चुके थे। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। पर तभी दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी, मानो किसी वाहन की हेडलाइट। मैंने बिना कुछ सोचे उसी दिशा में भागना शुरू किया। कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। पीछे से फिर वही पैर घसीटने की आवाज आने लगी। मैं भागते भागते सड़क पर आ गिरा। घुटने छिल गए, हाथों में मिट्टी भर गई, पर हेडलाइट अब साफ दिख रही थी। एक जीप थी, पुरानी लेकिन चलती हुई। जीप वाले ने ब्रेक मारे और खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, अरे कौन है रात में जंगल में? मरना है क्या? मैं हांफते हुए उठा। भैया भैया, कोई पीछे था, कोई चीज। ड्राइवर उतरकर मेरी तरफ आया, पर जैसे ही उसने जंगल की तरफ देखा, अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंदर बैठ, अभी के अभी। उसके आवाज में इतना डर था कि मैं बिना एक शब्द बोले जीप में चढ़ गया। जैसे ही जीप स्टार्ट हुई, मैंने खिड़की से आखिरी बार जंगल की तरफ देखा, और वहां अंधेरे की गहराई में दूर एक आकृति खड़ी थी। लंबा शरीर, टेढ़ी रीढ़, चेहरा काला जैसे सड़ चुका हो, और आंखें बस 2 लाल बिंदु जो मेरी तरफ ही देख रहे थे। जीप तेजी से आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर कांपती आवाज में बोला, उधर रात में कोई नहीं जाता बेटा। वो रास्ता तो बरसों से बंद पड़ा है, क्योंकि वहां से वापस आने वाला कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। मेरी रूह जैसे शरीर छोड़ने लगी। मैंने पूछा, आपको? ड्राइवर ने स्टीयरिंग कस के पकड़ लिया और धीमे से बोला, क्योंकि मैं भी वहीं मरते मरते बचा था, और जो आज तूने देखा है वो मैंने भी कई साल पहले देखा था। और जीप की स्पीड और बढ़ गई। कहानी अब यहां से असली मोड़ ले रही थी। जीप की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन मेरे शरीर का डर उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। पिछली सीट पर बैठा मैं बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं वो लाल आंखों वाला साया पीछा तो नहीं कर रहा। ड्राइवर, जिसे अब तक मैंने ठीक से देखा भी नहीं था, सिर्फ सड़क पर टकटकी जमाए चला जा रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे, जैसे जरा ढीले पड़े तो जीप से ज्यादा उसके अंदर कुछ टूट जाएगा। कुछ देर बाद उसने खुद ही बोलना शुरू किया, आवाज धीमी, भारी और डर से भरी हुई। तू जानता है बेटा, उस जंगल को लोग भटकन घाटी क्यों कहते हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं। उसने एक लंबी सांस ली।
क्योंकि वहां जो भी गलती से घुसता है वो सड़क नहीं किसी और की यादें देखना शुरू कर देता है। वो रास्ता नहीं किसी की मौत का आखिरी पल दिखने लगता है। मेरी रीढ़ में ठंड की एक टीस सी दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे इतना सब कैसे पता? ड्राइवर की आंखें एक पल को भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ था आज से 12 साल पहले। जीप थोड़ी धीमी हुई, मानो उसकी यादों ने इंजन पर ब्रेक लगा दिया हो। मैं और मेरी बीवी देर रात अपने गांव लौट रहे थे। अचानक जीप बंद हो गई, ठीक उसी मोड़ पर जहां से तू आया था। उसकी आवाज टूट गई। मैं नीचे उतरा, बोनट खोलने ही वाला था कि पीछे से मेरी बीवी चिल्लाई, मत उतरना, कोई खड़ा है, कोई बहुत लंबा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। ड्राइवर बोलता गया। मैं पीछे मुड़ा और मैंने पहली बार उसे देखा, वही चीज जो तूने आज देखी। उसने हल्का सा कांप कर कहा, वो इंसान नहीं था बेटा, वो किसी का अधूरा बचा हुआ गुस्सा था। मेरे हाथ सुन पड़ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? फिर ड्राइवर की आंखों में वो रात साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे जीप की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई हड्डियां घसीट रहा हो। मैं जीप में कूद कर बैठा, स्टार्ट करने लगा। इंजन नहीं हुआ। बार बार कोशिश करता रहा और वो नजदीक आता गया, इतना कि उसका सड़ा हुआ चेहरा खिड़की से सिर्फ एक हाथ दूर था। मैंने होंठ काट लिए, सांस फंस गई थी। फिर जो हुआ वो आज तक किसी को नहीं बता रहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मेरी बीवी उसे बचाने के लिए जीप से नीचे उतर गई। मैं दंग रह गया। ड्राइवर का गला भराया। वो चिल्लाई, भाग जा, पीछे मत देख। और मैं जीप स्टार्ट करने में लगा रहा। मैंने सोचा वो मेरे पीछे आ जाएगी, लेकिन जब इंजन स्टार्ट हुआ और जीप आगे बढ़ी, वो पीछे नहीं आई। जीप कुछ दूरी पर पहुंची तो उसने गाड़ी रोक दी। रात का सन्नाटा फिर से जंगल की तरह भारी था। ड्राइवर बोला, अगली सुबह उसकी लाश मिली, पर उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। चेहरा बस ऐसा था जैसे किसी ने उसे इतना डराया कि उसका दिल वहीं रुक गया। मैंने धीरे से पूछा, और वो चीज, वो क्या है? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रोते रोते थक गया हो। वो किसी इंसान की आत्मा नहीं, वो किसी की मांगी गई बद्दुआ है। मेरी सांस अटक गई। किसकी बद्दुआ? वो बोला, ये रास्ता पहले एक बस स्टैंड था। यहाँ से एक लड़की रोज कॉलेज जाती थी। एक दिन कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और वो उसी जंगल में भाग गई। वो चीखी, मदद मांगी, पर किसी ने नहीं सुना। ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख थी, जो भी इस रास्ते से गुजरे उसे भी वही डर मिले जो मुझे मिला। मैं पूरी तरह सुन हो गया। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बोला, वो लाल आंखों वाली परछाई उसी चीख का रूप है। कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ डर का बदला। मेरी रगों में जैसे बर्फ जम गई। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, तू तो बचकर निकल आया बेटा, लेकिन अब एक बात याद रखना, जिसने एक बार उसे देख लिया वो फिर कहीं भी हो उसे दोबारा जरूर दिखाई देती है। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, मतलब वो मुझे फिर? ड्राइवर ने चुपचाप सिर हिला दिया। जीप गांव के बाहर रुक गई। मैं धीरे धीरे उतरा, लेकिन उससे पहले ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज रात एकदम अकेला मत रहना, और अगर आधी रात कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं घर की तरफ चलने लगा, पर अभी 2 कदम ही बढ़ा था कि हवा ने मेरे कान के पास बहुत हल्की आवाज पहुंचाई। अरे, मैं उसी पल जम गया। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरी चाल लगभग दौड़ में बदल चुकी थी। हवा में वो धीमी सी फुसफुसाहट अभी भी थी, मानो कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा हो। मैंने एक बार भी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। दरवाजा धकेला और अंदर घुसते ही पूरी ताकत से बंद कर दिया। सांस इतनी तेज चल रही थी कि दिल की धड़कन हार्ट बीट नहीं, किसी खाली कमरे में पड़े ड्रम की तरह गूंज रही थी। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट ऑन की, कमरा रोशनी से भर गया, पर मन के अंदर का अंधेरा और गहरा। मैंने खुद को समझाया, तू बस डर गया है और कुछ नहीं, लेकिन दिमाग बार बार एक ही चीज याद दिला रहा था, जिसने एक बार उसे देख लिया वो दूसरी बार खुद उसे ढूंढने आ जाती है। मैं कमरे में इधर उधर घूमता रहा। फोन उठाकर किसी को कॉल करना चाहा, लेकिन किसे? कौन यकीन करेगा कि जंगल में किसी परछाई ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा। ड्राइवर की वो टूटी हुई आवाज याद आई, आधी रात कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने फोन एक तरफ रखा और खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क सुनसान थी,
सिर्फ स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी। सामने वाले मकान की छत पर एक झुकी हुई आकृति खड़ी थी, अंधेरे में सिर्फ उसका सिलहोट। मैंने आंखें जोर से झपकाईं, फिर दोबारा देखा, कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस छोड़ी, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दरवाजे के बाहर धीमी, बहुत धीमी दस्तक हुई। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैं जहां खड़ा था वहीं जम गया। फिर वही दस्तक। मैंने दरवाजे के पास जाकर आंख के छेद से झांका, बाहर कोई नहीं। 1 सेकंड बाद दस्तक छत की दिशा से आई, जैसे कोई दीवार से चढ़कर ऊपर की ओर जा रहा हो। मैं पीछे हट गया, सांस घुटने लगी। मैंने खुद से कहा, शायद बिल्ली होगी, हवा होगी। लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा घर काले अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में कमरे के कोने से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि जैसे कोई जमीन पर सरकता हुआ मेरे पास आ रहा हो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में कुछ नहीं दिखा। मैं किचन में गया। फ्लैशलाइट बार बार फेल हो रही थी, जैसे बैटरी कोई खा रहा हो। तभी फिर किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत ही पास से, धीमी टूटी हुई लगभग फुसफुसाहट में, आरव। मैं जम गया। यह आवाज दुनिया की नहीं थी। इसमें सांस थी, लेकिन जीवन नहीं। इसमें शरीर का वजन नहीं, सिर्फ डर। मैं किचन की दीवार से टिक गया। फ्लैशलाइट का गोला कांप रहा था। आवाज फिर आई, आरव, पीछे। मेरे हाथों में पसीना, सांस तेज, दिल कांप रहा था, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं याद कर चुका था, आधी रात कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने आंखें बंद की और कान पकड़ लिए। आवाज और नजदीक आ गई, देखो ना यार, मैं यहीं हूं। मैंने पूरी ताकत से अपने कान बंद किए, पर आवाज तो अंदर से आ रही थी, जैसे वो मेरी यादों में घुस चुकी हो। घर का तापमान अचानक गिर गया। धुंध जैसा कुछ फैलने लगा। फिर आवाज एकदम बदल गई। अब वो फुसफुसाहट नहीं थी, एक गहरी दर्द से भरी टूटी हुई चीख थी। क्यों नहीं मुड़ रहे आरव? और उससे पहले कि डर मुझे जमीन पर गिरा दे, मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर वही जंगल दिख रहा था, वही जगह जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। कैमरा हिल रहा था, जैसे कोई फोन उठाकर मेरी ओर आ रहा हो। वीडियो में एक महिला की परछाई दिखी। वो धीरे धीरे कैमरे के बिल्कुल पास आई। चेहरा बहुत धुंधला, लेकिन आंखें लाल। फिर वीडियो रुक गया, फोन बंद हो गया, घर खामोश। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे की ओर वापस चला। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सांस पड़ी और उसी पल मेरे कान में वही आवाज गूंजी, तू बचकर तो आ गया, पर तेरी जीएफ नहीं। मैं वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गया। मेरी गर्दन के पीछे पड़ी उस ठंडी सांस ने मेरे पूरे शरीर को जमा दिया। मैं हिला भी नहीं, मानो किसी ने मुझे अंदर से पकड़कर रोक लिया हो। वो आवाज वही टूटी हुई धीरे से दोहराई, तेरी जीएफ अभी भी वहां है। मेरे होंठ अपने आप कांपे। दिल ने जैसे एक धड़कन छोड़ दी। मैंने बहुत हिम्मत करके पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गर्दन घुमाई, कोई नहीं था। कमरा खाली, दीवारें शांत, हवा रुकी हुई। पर वो एहसास कि कोई अभी भी मेरे बहुत बहुत पास खड़ा है, वो गायब नहीं हुआ। मेरे फोन की स्क्रीन फिर अपने आप ऑन हो गई। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आओ। उसके नीचे एक लोकेशन, वही जंगल वाली जगह। मैं समझ चुका था, ये मेरा डर नहीं, ये एक बुलावा था। मैं भागकर निकलना चाहता था, पर मेरी जीएफ की तस्वीर दिमाग में घूम गई। उसकी हंसी, उसका हाथ, उसके कहे आखिरी शब्द, जो भी हो मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। रात काली, सड़क सूनी, हवा ठंडी, पर किसी मुर्दे की सांस जैसी। मैं जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ पौधे भी मुझे देख रहे हों। जंगल के अंदर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा भारी, मिट्टी से सड़न की बदबू, जानवरों की आवाजें गायब, जैसे जंगल खुद डर गया हो। थोड़ा आगे बढ़ा तो पेड़ों के बीच किसी के लंबे खड़े होने की परछाई दिखी। वही लाल आंखें। मैं समझ गया, वही है।
लेकिन इस बार उसने भागकर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हवा में तैरते हुए, जैसे चल नहीं रही, खिसक रही हो। चेहरा अभी भी छाया में, पर उसकी आवाज़ साफ, नरम और बहुत दर्द भरी। तू डर रहा है, पर मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती। मैं हैरान, डरा हुआ, स्तब्ध। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ में मेरी जीएफ की चूड़ी थी, खून लगा हुआ। मेरी सांस रुक गई। उसे बचाना है तो मेरा सच सुन। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। उसने कहा, तेरी जीएफ ने मेरी आत्मा को देखी था। वो भागी, गिर पड़ी, बेहोश हुई, पर मरी नहीं। मैंने झट से पूछा, वो कहाँ है? उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी दूसरे आयाम की तरफ इशारा कर रही हो। उस दुनिया में जहां इंसान की यादें खींच कर ली जाती हैं और शरीर खाली खोल की तरह रह जाता है। मेरी गर्दन पर पसीना आ गया, हाथ कांपने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे ले चल अभी। वो धीरे से मुस्कुराई और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं, पर दर्द से भरी थी। अगर मैं तुझे वहां ले गई तो शायद वो बच जाए, पर तू वापस नहीं आएगा। मैंने बिना सोचे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे वापस दिला दो। उसने सिर झुकाया और उसकी लाल आंखें एक पल के लिए शांत पड़ गईं। वो मेरे पास आई, इतनी पास कि मैं उसकी सांस नहीं, उसके अंदर का खालीपन महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा, ठंडा पत्थर जैसा, और फिर पूरी दुनिया घूम गई। पेड़ उल्टे, आसमान नीचे, जमीन ऊपर। लाखों आवाजें रोती, चीखती, गिड़गिड़ाती कानों में गूंजने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। हवा गायब, चारों तरफ काला को हंसा, और सामने मेरी जीएफ खड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद, सांस नहीं पर जिंदा। मैं दौड़कर उसके पास गया, हाथ पकड़ने लगा। अचानक उसके पीछे से वही औरत उभर आई। आंखें इस बार लाल नहीं, काली थीं। उसने चिल्लाया, उसने मेरी मौत देखी थी, अब उसकी यादें मैं रखूंगी। तू चला जाएगा तो यादों में सिर्फ मैं बचूंगी। मेरा दिल फट गया। मैंने जोर से अपनी जीएफ को पकड़, मैं यहां हूं, आंखें खोलो, तुम मेरी हो, कोई तुम्हें ले नहीं जा सकता। मेरी आवाज गूंज उठी और तभी मेरी जीएफ ने पहली बार एक बहुत हल्की सांस ली। वो औरत बौखला गई। उसने अपनी काली आंखें फैलाई और बिजली जैसी चीख निकाली, तूने उसे वापस नहीं ले जाना चाहिए, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा। पूरी दुनिया हिल गई। मैंने अपनी जीएफ को कसकर पकड़ा और दिल में बस एक ही बात कही, अगर यादें ही दांव हैं तो मेरी यादें ले लो, बस उसे मत छूना। औरत कुछ सेकंड के लिए रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी हैरानी आई। फिर उसने धीरे से कहा, तेरे जैसा कोई नहीं मिला अभी तक, जा उसे ले जा, पर इसकी कीमत तूने दे दी है। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा। जब आंखें खुली मैं हॉस्पिटल में था। मेरी जीएफ मेरे पास बैठी रो रही थी, पर जिंदा थी। मैंने मुस्कुरा दिया, पर एक चीज महसूस हुई, मेरी यादें बहुत धुंधली हैं। कई बातों के टुकड़े ही बचे हैं, जैसे किसी ने अंदर का बहुत कुछ मिटा दिया हो। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और मेरी आंखों के कोने में एक बहुत हल्की काली परछाई तैरती हुई दिखी। वो औरत, वो अभी भी मेरे अंदर कहीं है, लेकिन मेरी जीएफ सुरक्षित है और जिस सौदे में मैंने खुद को खो दिया, उसमें उसे वापस पा लिया।